गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में। कल की क्लास में हमने सेल बायोलॉजी पे डिस्कस किया था, लेकिन हमने कोई प्रॉपर नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी के नोट्स बनाना। तो कल हम पढ़ लिया था जैसा कि सेल बायो का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन। तो सबसे पहले हेडिंग डालो कोशिका। कोशिका का हेडिंग डालने के बाद में हम लिखेंगे कोशिका की परिभाषा। कोशिका की परिभाषा लिखने के लिए सबसे पहले लिखो किसी भी सजीव की कि सजीव की किसी भी सजीव की संरचनात्मक संरचनात्मक व क्रियात्मक संरचनात्मक व क्रियात्मक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। किसी भी सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिका क्या है? किसी भी सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। किसी भी सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। पढ़ने के बाद में हमने कल क्या पढ़ा था? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज नोट्स बना रहे हैं। तो नोट्स के लिए सबसे पहला पॉइंट लिखना है, किसी भी सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। पूछा जाए कौन होती है, तो कोशिका। कोशिका क्या है? किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। नंबर ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर हम लिखते हैं कि कोशिका का अध्ययन। क्या लिखेंगे? कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी क्या है, किस भाषा का शब्द है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो साइटो का अर्थ होता है, यह एक, सबसे पहले ये बात कर लो, तो साइटो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। साइटो किस भाषा का शब्द है? हमसे डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, साइटोलॉजी में साइटो किस भाषा का शब्द है, तो साइटोलॉजी में साइटो ग्रीक भाषा का शब्द है। दो तीन ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन वगैरह। तो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके बाद में बात करते हैं, अगर क्वेश्चन ये ना पूछकर ये पूछ लिया जाए कि कोशिका अंगों का अध्ययन, क्या पूछ लिया जाए? कोशिका अंगों का अध्ययन। तो कोशिका अंगों के अध्ययन के बारे में बात करी जाए तो वो क्या कहलाता है? कोशिका अंग का अध्ययन। कोशिका अंग का अध्ययन। कोशिका अंग का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका अंग का अध्ययन कहलाता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। अब इतना सा समझ में आया? हमने किस किस के बारे में बात कर ली है? एक तो बात कर ली है कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एक हमने बात कर ली कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी किस भाषा का शब्द है? साइटोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। अब बात करते हैं कोशिका अंग का अध्ययन। क्यों वर्ड, एक ही वर्ड का डिफरेंस आ रहा है। केवल कोशिका का अध्ययन पूछा जाए तो साइटोलॉजी करेंगे, अगर कोशिका अंग का अध्ययन पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन में सेल बायोलॉजी। तो कोशिका साइटोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन थे? फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा गया? साइटोलॉजी के पिता किसे कहा गया? तो साइटोलॉजी के पिता कहा गया है रॉबर्ट हुक को। किसे कहा गया? रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी के पिता किसे कहा गया है? साइटोलॉजी के पिता कहा गया है रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को क्या कहा गया? साइटोलॉजी के पिता। अगर क्वेश्चन साइटोलॉजी के पिता ना पूछकर मॉडर्न साइटोलॉजी के पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? इसके लिए एक चीज और लिखी जाती है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। मॉडर्न साइटोलॉजी के पिता कौन थे? स्वानसन। कौन थे? स्वान
स्वानसन कौन थे? मॉडर्न साइटोलॉजी के पिता। मॉडर्न साइटोलॉजी के पिता कौन कहलाए? स्वानसन। उसके बाद में बात आती है फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। किसकी बात आती है? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन थे? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए के शर्मा। ए के शर्मा। ए के शर्मा कौन थे? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। अब इससे हम क्या पढ़ेंगे? किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन थे? स्वानसन थे। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन थे? ए के शर्मा थे। और कोशिका अंगों का अध्ययन पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? सेल बायोलॉजी। ये सब समझ में आ गया। उसके बाद में हम बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। डायरेक्ट एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे, अगर इजी क्वेश्चन आता है तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कोशिका के बारे में। तो यहाँ लिख देते हैं सेल। सेल में सबसे पहले बात की जाए सबसे छोटी कोशिका। इसकी बात करें हम सबसे पहले सबसे छोटी कोशिका की। हम छोटी कोशिका पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो छोटी कोशिका कौन सी थी, उसको किस किस नाम से जाना जाता है, उसका आकार क्या था, इन 4-5 टॉपिक के बारे में छोटी कोशिका में बात करेंगे। तो छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका थी माइकोप्लाज्मा। क्या थी? माइकोप्लाज्मा। का फुल नेम पूछ लिया जाए तो है माइकोप्लाज्मा लैंडलावी। क्या है? माइकोप्लाज्मा लैंडलावी। किसे कहा जाता है? सबसे छोटी कोशिका को कहा जाता है। इसके अदर बहुत सारे नाम हैं। इसको कहा जाता है PPLO। क्या कहा जाता है? PPLO। PPLO की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होती है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में इसको और किस नाम से जाना जाता है? पादप जगत का, से कहा जाता है पादप जगत का जोकर। पादप जगत का जोकर। पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है? पादप जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, जो सबसे छोटी कोशिका है। इसके 3 नाम होते हैं, माइकोप्लाज्मा, PPLO और पादप जगत का जोकर। उसके बाद में बात आती है कि इसका आकार कितना होता है। छोटा है तो आकार कितना? इसका आकार है 0.1 माइक्रोन। कितना आकार है इसका? 0.1 माइक्रोन इसका आकार है। उसके बाद में बात की जाए बड़ी कोशिका की। छोटी कोशिका की बात कर चुके हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं बड़ी कोशिका की। बड़ी कोशिका की बात कर रहे हैं हम। अब बड़ी कोशिका, अब बड़ी कोशिका कौन सी है? सब लोग जानते हैं बड़ी कोशिका कौन सी है। नाम सुना है? शतुरमुर्ग का अंडा। शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शतुरमुर्ग के अंडे की। शतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका कैसी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। शतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। अब इसमें भी, इसके भी 2 पार्ट पड़ेंगे। शतुरमुर्ग के अंडे दिमाग में अगर किसी ने देखा हो तो उसमें कैसा होता है? उसका 6 इंची जो भाग होता है ना, 6 इंच भाग तो होता है उसका कवच सहित वाला, कवच सहित। और उसका 3 इंची भाग होता है, 3 इंच का 3 इंच पार्ट कैसा होता है? कवच रहित। 2 भाग हो गए, कवच सहित और कवच रहित। सॉरी, कवच सहित ही लिख दिया दोनों जगह। एक तो है कवच सहित और एक कैसा है? कवच रहित। कवच रहित। कवच सहित वाला 6 इंची भाग कैसा है? कवच सहित। 3 इंची भाग कैसा है? कवच रहित। छोटी कोशिका हो गई, बड़ी कोशिका हो गई। अब बात कर लेते हैं हम सबसे लंबी कोशिका की। लंबी कोशिका किसकी बात कर रहे हैं? लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। सुना है? तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कैसी है? सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अब तंत्रिका कोशिका का आकार कितना हो सकता है? 90 सेंटीमीटर से लेकर के
90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक इसका आकार हो सकता है। कितना हो सकता है? 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक। अगर हमसे ये ना पूछकर यह पूछ लिया जाए कि पादपों की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, क्या पूछ लिया जाए? पादपों की सबसे लंबी कोशिका। अगर पादप की लंबी कोशिका की बात की जाए, पादप की लंबी कोशिका, लंबी कोशिका, तो पादपों में लंबी कोशिका कौन सी है? रेमिका रेशा। क्या है? रेमिका रेशा। रेमिका रेशा 55 सेंटीमीटर समथिंग टू लंबा होता है ये। तो पादपों का पूछ लिया जाए तो पादपों का कौन सा है? रेमिका रेशा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी है शतुरमुर्ग का अंडा, जिसे कभी कभी ये भी कह दिया जाता है ऑस्ट्रिच का अंडा। उसके बाद में बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। न्यूरॉन के बाद में पादपों की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? रेमिका रेशा। ये सब चीज समझ में आ गई है। उसके बाद में हम बात करते हैं कोशिका के सबसे पहले खोज की बात कर लेते हैं, सेल डिस्कवरी के बारे में। सेल डिस्कवरी या कोशिका खोज, कोशिका की खोज के बारे में बात करेंगे। तो कोशिका की खोज ये सब हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में, लेकिन आज प्रॉपर नोट्स बनाने के तरीके से पढ़ रहे हैं। तो कोशिका की खोज कैसी है? कोशिका की खोज का श्रेय 2 लोगों को दिया गया। 2 लोग कौन कौन थे? पहले थे रोबर्ट हुक और दूसरे कौन थे? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक का पूरा नाम है एंटन वान ल्यूवेनहॉक। कौन थे? एक तो रॉबर्ट हुक थे और एक कौन थे? एंटन वान ल्यूवेनहॉक। अब रॉबर्ट हुक ने अपने काम कैसे किए, दो दो लोगों को श्रेय क्यों दिया गया, कौन से, कब रॉबर्ट हुक आंसर करना है, कब ल्यूवेनहॉक आंसर करना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? निर्जीव कोशिका की खोज की। तो निर्जीव कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को क्या किया? निर्जीव कोशिका की खोज का श्रेय। तो रॉबर्ट हुक को जाता है निर्जीव कोशिका की खोज का श्रेय। तो यहाँ 2 बना लेते हैं अपन। पहला है रोबोट हुक। रोबोट रॉबर्ट हुक। रोबोट हुक ने अपने प्रयोग कब किए? 1665 में। रोबोट हुक। अब रोबोट हुक को किसका बारे में बताया गया? निर्जीव के बारे में। निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग के बारे में किसने बताया? रोबोट हुक ने। नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के बारे में किसने बताया? रोबोट हुक ने नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताया। और रोबोट हुक ने कोशिका को सर्वप्रथम कहाँ पर देखा? डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा था। रोबोट हुक ने, क्या लिखो, इन्होंने कोशिका को, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट लिखो, इन्होंने इन्होंने कोशिका को, इन्होंने कोशिका को सर्वप्रथम सर्वप्रथम निर्जीव कोशिका में, सर्वप्रथम निर्जीव कोशिका में, इन्होंने कोशिका को सर्वप्रथम निर्जीव कोशिका में देखा, में देखा तथा कॉर्क की छाल में, कॉर्क का मतलब फैलम भी लिखा हुआ आ सकता है, कभी कभी कॉर्क ना बोलकर क्या बोल देंगे? फैलम। कॉर्क में देखा। निर्जीव कोशिका में तो देखा। हम निर्जीव कोशिका किसकी थी? कॉर्क। कॉर्क क्या होती है? पादपों का जो तने पे जो ब्राउन ब्राउन भाग होता है ना, वो क्या कहलाता है? कॉर्क कहलाता है। कॉर्क को क्या कहा इसने? फैलम भी कहा गया। इन्होंने नहीं, मतलब कॉर्क को फैलम इंग्लिश में कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम निर्जीव कोशिका के रूप में इसे देखा। कैसी थी? नॉन लिविंग थिंग के रूप में देखा। और अब एंटेन, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए निर्जीव कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो वो रॉबर्ट हुक को जाता है। उसके बाद बात करते हैं एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? इन्होंने क्या किया? लिविंग थिंग पर किया। लिविंग थिंग। जब इन्होंने लिविंग थिंग पर किया मतलब कि सजीव कोशिका, या बोल सकते हैं जीवित कोशिका, सजीव बोलो या कैसा बोलो? जीवित, जीवित बोलो। सजीव कोशिका या जीवित कोशिका पर खोज किसने की?
एंटन वॉन लिवेनहोक ने, एंटन वॉन लिवेनहोक ने अपने किस पर की, सजीव कोशिका या जीवित कोशिका। जैसे कि इन्होंने रोबोट हुक ने कॉर्क पर देखा था, तो इन्होंने कहां पर देखा, तालाब के पानी में। कहां पर देखा, तालाब के पानी में। तालाब इन्होंने कहां पर देखा, तालाब के पानी में। तालाब के पानी में। अब पूछ लिया जाए तालाब के पानी में किसने देखा, एंटन वॉन लिवेनहोक। एंटन वॉन लिवेनहोक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की, और दूसरा वास्तविक कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है, एंटन वॉन लिवेनहोक को ही जाता है। एंटन वॉन लिवेनहोक ने इसके साथ साथ एक चीज और करी, जीवाणु कोशिका की खोज। तो जीवाणु कोशिका के फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कौन कहलाए, एंटन वॉन लिवेनहोक, जीवाणु कोशिका की खोज। सॉरी, जीवाणु कोशिका नहीं, जीवाणुओं की खोज, जीवाणु की खोज। तो जो जीवाणु की खोज का श्रेय किसे जाता है, एंटन वॉन लिवेनहोक। इंग्लिश में बोलेंगे तो फादर ऑफ क्या है, बैक्टीरिया। फादर ऑफ बैक्टीरिया कौन है, एंटन वॉन लिवेनहोक। इसके बारे में पढ़ लिया है हमने। आगे हम बात करते हैं कोशिका की खोज के बाद में कोशिका के प्रकार की। सेल टाइप, हिंदी में इसको बोलेंगे कोशिका प्रकार। कोशिका प्रकार, कोशिका प्रकार, कोशिका प्रकार। अब कोशिका प्रकार की बात करते हैं तो इसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। अगर हम 10th लेवल तक का पढ़ते हैं तो हम इसमें पढ़ेंगे कोशिका को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, और एक बांटा गया है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कभी कभी इसे बांट दिया जाता है 3 भागों में, एक तो प्रोकैरियोटिक हो जाता है, एक यूकैरियोटिक हो जाता है, एक क्या हो जाता है, मीजोकैरियोटिक। इनमें क्या अंतर है इसकी भी बात करेंगे। मीजोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और कितना, मीजोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है। प्रो का मतलब क्या है, पहले, जिसमें पहले केंद्रक उपस्थित हो, जिसमें क्या हो, पूर्व केंद्रक, पूर्व केंद्रक होगा वह कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। और जिसमें पश्च केंद्रक होगा, यू का मतलब हो रहा बाद की बात की जा रही है, तो वो कैसा होगा, पश्च केंद्रक वाला कौन होगा, यूकैरियोटिक। पश्च केंद्रक वाला कैसा होगा, यूकैरियोटिक। पश्च केंद्रक वाला कैसा है, यूकैरियोटिक। और मीजोकैरियोटिक क्या है, मीजोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के बीच में है। जैसे कि इसमें क्या होता है, मीजोकैरियोटिक का गुण है कि सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली तो उपस्थित होती है, सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली उपस्थित, क्या होता है, सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, लेकिन टोन प्रोटीन का अभाव होता है। का मतलब क्या हो गया, एक गुण तो प्रोकैरियोटिक का आ रहा है, एक गुण यूकैरियोटिक का आता है। ये मीजोकैरियोटिक में क्या आते हैं, उदाहरण की बात की जाए तो मीजोकैरियोटिक में आते हैं डायनोफ्लेजिलेट, नाम सुना होगा, डायनोफ्लेजिलेट। तो सारे डायनोफ्लेजिलेट को किसके अंदर रखा गया है, मीजोकैरियोटिक के अंदर रखा गया है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की और यूकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को समझने के लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं, उसके द्वारा समझ लेते हैं कौन कौन सी चीज प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होती है, क्या यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। बस पहले अर्थ की बात की जाए तो ये है पूर्व केंद्रक, ये है कैसे, पश्चिम केंद्रक। अब एक इंडेक्स बना लो जिसमें सबसे पहले इधर लिख दो प्रोकैरियोटिक, इधर की साइड लिख दो प्रोकैरियोटिक, इस साइड में लिख दो यूकैरियोटिक। क्या लिखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब सबसे पहले हम डिस्कस करने से पहले सबसे पहला डिस्कशन किस पॉइंट पर करें? सबसे पहला डिस्कशन करते हैं हम सेल वॉल के ऊपर। किसके ऊपर कर रहे हैं? सेल वॉल। सेल वॉल को हिंदी में क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति को कहा जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है या नहीं होती है? होती है तो किसकी बनी होती है? इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मुख्यतः क्या आ जाते हैं? सबसे पहले आपने देखा होगा बैक्टीरिया, वायरस, कवक वगैरह सबको किसके अंदर रखा गया है? प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? पूर्व केंद्रक होता है। अब सेल वॉल इसमें किसकी बनी होती है? सेल वॉल उपस्थित तो होती है लेकिन किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। तो इसमें सेल वॉल बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की, म्यूकोपेप्टाइड, या फिर बनी होती है म्यूरिन की, म्यूरिन की, या फिर बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। कोशिका भित्ति उपस्थित तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में लेकिन किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, म्यूरिन की बनी होती है, या फिर किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। अब पूछ लिया जाए क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है? तो क्या आंसर आएगा? हाँ, उपस्थित होती है। किसकी बनी होती है? या तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, या म्यूरिन की बनी होती है, या किसकी बनी हो सकती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। अब इसकी हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में, अब यूकैरियोटिक कोशिका में प्लांट वगैरह आते हैं, प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट में तो सेल वॉल उपस्थित होती है। प्लांट में तो क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट के लिए। और इसमें एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में क्या होता है? सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? एक तो प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट में तो कोशिका भित्ति क्या होती है? उपस्थित होती है, लेकिन एनिमल्स, प्लांट्स मतलब पादप और जंतु, जंतुओं की बात करें तो अनुपस्थित है, और पादपों की बात करें तो क्या है? उपस्थित है। सेल वॉल के बाद आती है बात, अगर हम दिमाग में कोशिका की स्ट्रक्चर को लाएं तो सबसे बाहर क्या होती है? सेल वॉल उपस्थित होती है। उसके बाद क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हिंदी में कोशिका झिल्ली कहा जाता है। लेकिन कोशिका झिल्ली को मैं यहाँ नहीं लिखूंगी, क्यों? क्योंकि कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक में भी पाई जाती है और यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है। अंतर में तो हम वो लिख रहे हैं जिसमें एक में उपस्थित है और एक में नहीं है। तो कोशिका झिल्ली तो क्या है? दोनों में उपस्थित है। कोशिका झिल्ली के बाद में बात करती हूँ बीच में केंद्र कहा जाता है, तो केंद्र की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर ले। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कहा जाता है हिंदी में केंद्रक झिल्ली। जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख सकता है और जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख सकता है। केंद्रक झिल्ली। अब केंद्रक झिल्ली किसमें उपस्थित होती है, किसमें नहीं होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है? केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। तो अनुपस्थिति क्या लिख दूं? एब्सेंट, एब्सेंट। और इसको अनुपस्थित भी लिख सकती हूँ, अनुपस्थित। और इसमें क्या है? उपस्थित। तो उपस्थित को लिखोगे प्रेजेंट, प्रेजेंट, उपस्थित। आया इतना समझ में? दो पॉइंट पे हम बात कर चुके हैं, एक तो शेल वॉल पर कर चुके हैं, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर कर चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है? केंद्रक झिल्ली। और उसे क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। उपस्थित और अनुपस्थित की बात कर ली। उसके बाद में बात करते हैं तीसरे नंबर पे केंद्रिका। इसकी बात कर रहे हैं हम, केंद्रिका। तो इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियोलस। केंद्रिका, केंद्रिका की बात करते हैं तो केंद्रिका उपस्थित होती है या नहीं होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में? तो केंद्रिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होती है, एब्सेंट। और इसमें कैसी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका उपस्थित होती है, प्रेजेंट। क्या होती है? किसमें उपस्थित है? केंद्रिका। केंद्रिका केंद्रक के अंदर, ये जैसे केंद्रक है उसके अंदर एक संरचना पाई जाती है, उसे बोलते हैं केंद्रिका।
उसके बाद बात करते हैं हम केंद्रक झिल्ली की बात हो गई, केंद्रिका की बात हो गई। चौथे नंबर पे हम किसके बारे में डिस्कस करें? तारकाय के बारे में कर ले, या पहले रिक्तिका के बारे में बात कर देते हैं। रिक्तिका, रिक्तिका छोड़ो, ये कोशिका अंग के बारे में हम इन सब में एक अलग से चार्ट बना लेंगे, जिसमें प्लांट और एनिमल सेल का बना लेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग यहाँ से तो हो नहीं पाएगा इसका बैलेंस। तो प्लांट और एनिमल का इसी प्रकार से एक चार्ट बना लेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस कर लेंगे कि तारकाय ये सब किस में उपस्थित होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, शेलवाल की बात हमने कर ली है। शेलवाल के बाद हम किसकी बात करेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई है। यूकेरियोटिक कोशिका में 3 पॉइंट बात कर लिए हैं, शेल वाल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। और इसके बाद में हम बात करते हैं डीएनए की। इसकी बात कर रहे हैं डीएनए की। डीएनए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पाया जाता है वो बिल्कुल सूक्ष्म अत्यंत नग्न आकार का डीएनए पाया जाता है। तो इसमें कैसा पाया जाता है? नग्न डीएनए, नग्न डीएनए। जबकि उसमें किस प्रकार से पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है उसमें पाया जाता है द्विरज्जु की, द्विरज्जु की, द्विरज्जु की डीएनए। डीएनए में बिल्कुल नग्न डीएनए की बात की जाएगी तो वो किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। जबकि इसमें बात की जाएगी तो कैसा? वेल डेवलप पाया जाता है। जबकि हम डीएनए की बात करने के बाद में 5th नंबर पे बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम, जिसे क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम को गुणसूत्र, गुणसूत्र क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। अब क्रोमोसोम कैसे पाए जाते हैं, किस प्रकार की क्रोमोसोम की संरचना होती है? गुणसूत्र सब लोग जानते होंगे, उनकी संरचना किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से पाए जाते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र के ऊपर डीएनए पाया जाता है। ये सब किसके अंदर पढ़ेंगे, सब आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसे पाए जाते हैं और यूकेरियोटिक कोशिका में कैसे पाए जाते हैं। इसमें तो पाया जाता है सिंगल क्रोमोसोम, इसमें तो पाया जाता है सिंगल क्रोमोसोम। और इसमें कैसा पाया जाता है? डबल क्रोमोसोम, डबल क्रोमोसोम। अंतर समझ में आ गया? डीएनए कैसा पाया जाएगा, क्रोमोसोम कैसा पाया जाएगा, सिंगल क्रोमोसोम, केंद्रक, केंद्रिका, सबकी बात हमने कर ली है। उसके बाद में हम बात करते हैं राइबोसोम की। 6 नंबर पे बात करेंगे राइबोसोम को, हिंदी में भी लिख देते हैं राइबोसोम। अब इसमें किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 70S प्रकार का। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इस प्रकार का 70S प्रकार का, और इसमें 80S प्रकार का। एस क्या है यहाँ पर? एस एक प्रकार की स्टैनबर्ग इकाई है। एस क्या है? एक प्रकार की स्टाइनबर्ग इकाई है। एस क्या है? स्टैनबर्ग इकाई। ये राइबोसोम दिख नहीं रहा, राइबोसोम किस प्रकार का पाया जाता है? 70S और 80S प्रकार का पाया जाता है। ये क्या है? एक प्रकार की स्टाइनबर्ग इकाई है। एस से भी पूछ लिया जाए, एस क्या है? एस एक प्रकार की स्टाइनबर्ग इकाई है। 70S प्रकार को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 50S प्लस 30S को भी वापस 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन सा? 60S प्लस 40S। कभी भी इनका योग क्या होता है? समान प्राप्त नहीं होता है। जोड़ लो भले इसे, 50 और 30 कितने हुए? 80 हुए ना। तो इसमें जाना चाहिए था नहीं, लेकिन ऐसा क्या होता है? नहीं होता है। 70S में 50S और 30S, 80 में 60S और 40S। उसके बाद में हम और अंतर की बात कर लेते हैं। कहाँ तक हो गया? 6 नंबर तक कर लिया, राइबोसोम तक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस, एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस। अब किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक्सोसाइटोसिस क्या है और एंडोसाइटोसिस क्या है? पहले ही लिख देती हूँ, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक। अब एक्सोसाइटोसिस क्या है और एंडोसाइटोसिस क्या है? एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है
बाहर निकालना, कोशिका झिल्ली से पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया कहलाएगी एक्सोसाइटोसिस, और कोशिका पदार्थों को अंदर लेना क्या कहलाएगा, एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होगा, कोशिका पदार्थों को बाहर निकालना, और अंदर लेने की बात की जाएगी तो वो क्या होगा, एंडोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दोनों क्या होती है, एब्सेंट होती है, मतलब अनुपस्थित होती है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। में तो क्या होती है, एब्सेंट होती है, और इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एक्सो और एंडोसाइटोसिस उसके बाद में हम बात करेंगे। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिकीय पदार्थों को बाहर निकालना, एक्सो नाम से पता चल रहा है, और एंडोसाइटोसिस कभी कभी क्या होता है, एक्सो और एंडो पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो ठोस पदार्थों की बात आ जाए, दो बातों की बात आ जाती है, ठोस और द्रव। अगर ठोस पदार्थों को बाहर बात की जाए तो वो क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस, और द्रव पदार्थ की बात की जाए तो वह कहलाता है पिनोसाइटोसिस। तो ठोस के आगे लिख देती हूँ फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइट फेगोसाइटोसिस। और अगर द्रव पदार्थों की बात की जाए तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस, साइटो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस को हिंदी में कोशिका भक्षण कहा जाता है, और पिनोसाइटोसिस को कोशिका पायन कहा जाता है। ये सब हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी टॉपिक चल रहा था तो हमने नॉर्मली डिस्कस कर लिया है। अब बात की नॉर्मली यहाँ से ये सीखना है हमको, एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती है, और यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात करते हैं तो इसे क्या हिंदी में बोला जाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात कर रहे हैं हम। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना किसमें प्रेजेंट है और किसमें एब्सेंट है, इसीलिए इसको चार्ट बना के पढ़ रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो। इसमें प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित है, और इसमें क्या है, अनुपस्थित है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद में हम बात करते हैं मीजोसोम। मीजो मीसोसोम। अब मीसोसोम क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका में इनमें माइट्रोकोन्ड्रिया पाया जाता है, माइट्रोकोन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो छोटी कोशिकाएं होती है ना प्रोकैरियोटिक वगैरह, इनके अंदर माइट्रोकोन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइट्रोकोन्ड्रिया के समान ही कार्य करने वाले संरचना पाई जाती है जिसको मीसोसोम कहा जाता है। तो मीसोसोम लोअर उसमें पाया जाता है। तो मीसोसोम क्या होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा, तो इसको लिखेंगे प्रेजेंट। और इधर क्या होगा, मीजोसोम एब्सेंट। समझ में आया किसमें उपस्थित है और किसमें अनुपस्थित नहीं है। 3-4 बार रेगुलर पढ़े जाओगे ना तो अपने आप याद होने लग जाएगा कि किसमें उपस्थित है किसमें नहीं है। आगे इनकी मीजोसोम की, इनकी सबकी संरचना पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मीजोसोम किसमें उपस्थित है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकेरियोटिक कोशिका में क्या है, अनुपस्थित है। उसके बाद बात करते हैं वैक्यूल्स की। VACO, यहाँ पे ओ रहेगा, VA, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इसको सही कर, वैक्यूल्स, VACOULES। वैक्यूल्स को हिंदी में कहा जाता है रिक्तिका, या आप इसे ये भी बोल सकते हैं राजधानी। सब क्या किसके नाम है, वैक्यूल्स के ही नाम है। अब वैक्यूल्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसी पाई जाती है और यूकेरियोटिक कोशिका में कैसी पाई जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट। और यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देख लेना यहाँ कहाँ पे एब्सेंट है कहाँ पे प्रेजेंट है, धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़े जाओगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैक्यूल्स की बात हो गई। एक लास्ट एक फ्लैजिला के बारे में और बात कर लेते हैं अपन, फिर उसके बाद में ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फ्लैजिला, फ्लैजिला को हिंदी में क्या कहा जाता है, कशाप। सुना है कशाप के बारे में, पढ़ा है कशाप की संरचना क्या होती है, कैसी होती है, ये सब
पढ़ लेंगे अगर नहीं पढ़ा है तो, और पढ़ लिया है तो पता ही होगा किसके अंदर उपस्थित है और किसके अंदर उपस्थित नहीं है। फ्लैजिला जो होता है कशाप, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है और यूकेरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का पाया जाता है? सिंगल फाइबर्स। सिंगल फाइबर्स किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जो कशाप पाया जाता है, कशाप की इस प्रकार की संरचना होती है, उसमें केवल सिंगल फाइबर उपस्थित होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में बात की जाए तो ये किस प्रकार पाया जाता है? 9+2 के अरेंजमेंट में। 9+2 के अरेंजमेंट में किस प्रकार से पाया जाता है? 9+2। 9+2 का मतलब क्या है? परिधि की ओर तो है 9 और केंद्रक की ओर कितने उपस्थित है? 2। तो 9+2 का क्या होता है? अरेंजमेंट पाया जाता है। आप पहले इसको उतार लीजिए, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक का ये बना लो। हो गया है ये। उसके बाद में नेक्स्ट था, इसके और कुछ अंतर रह गए थे, जिसे भी लिख लो। ये सब उतारने के बाद में हम ऐसे ही जिस प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में अंतर पड़ा है, के बाद में हम पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल सेल के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी चीज प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट का मतलब पादप के अंदर, और कौन कौन सी चीज जंतु के अंदर उपस्थित होती है। प्रेजेंट एब्सेंट डायरेक्ट शॉर्ट में लिखना चाहो तो कोष्टक में इसको क्रॉस लगा लेना, इसको इस प्रकार से लगा लेना, इसको क्रॉस लगा लेना। ये प्रेजेंट है, ये कैसा है? एब्सेंट है। ये भी एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है। आगे स्टार्ट करते हैं प्लांट और एनिमल सेल। ये ध्यान रखना, एक्सो और एंडोसाइटोसिस एब्सेंट है, देन प्रेजेंट है। अगर एंडोसाइटिस का मतलब होता है पदार्थों को अंदर लेना, एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कोशिका झिल्ली से पदार्थों को बाहर निकालना। अगर टॉस पदार्थ की बात होगी तो फेगोसाइटोसिस होगा, और द पदार्थ की बात होगी तो क्या होगा? पिनोसाइटोसिस। उसके बाद में हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल की। प्लांट और एनिमल, प्लांट सेल को बोलेंगे पादप कोशिका। पादप कोशिका, अंतर की बात कर रहे हैं, ये सब जनरल इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। पादप कोशिका के बाद में हम बात कर रहे हैं जंतु कोशिका, जिसमें दोनों में हम अंतर करेंगे। जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका को कोई इंग्लिश में लिखना चाहता है तो लिखना एनिमल सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, यहाँ इसके कैरेक्टर्स लिख लेते हैं, लक्षण, कैरेक्टर्स। पहला किस लक्षण पे बात करें? सबसे पहले आउटर स्ट्रक्चर से पढ़ते हैं तो कोशिका भित्ति से स्टार्ट कर लेते हैं। तो कोशिका भित्ति से स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश में लिख देती हूँ। अब सेल वाल हम हिंदी में पहले लिख चुके हैं, सेल वाल। तो इसमें तो क्या है? प्रेजेंट, PRE, प्रेजेंट। इसमें तो है उपस्थित, जबकि इसमें कैसा है? जंतु कोशिका में है अनुपस्थित। अनुपस्थित। एनिमल सेल में अनुपस्थित है और उसमें क्या है? उपस्थित है। उसके बाद में हम किसकी बात करेंगे? शेलवाल की बात हो गई। उसके बाद में हम कोशिका अंगों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कोशिका अंगों की। जैसे लवक की बात कर लें तो लवक केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। अभी जंतु कोशिका में कभी देखा है हरित लवक उपस्थित? नहीं देखा ना, तो क्या लवक किस में पाया जाता है? ओनली फॉर प्लांट सेल में, तो लवक। और सेकंड किसके बारे में? लवक। लवक को इंग्लिश में कहा जाता है प्लास्टिड। अभी केवल उपस्थिति और अनुपस्थिति की पे पढ़ रहे हैं हम, नहीं तो एक एक टॉपिक को पूरा जूम करके पढ़ेंगे कि लवक नाम किसने दिया, लवक की खोज किसने की, लवक की संरचना किस प्रकार की होती है। तो लवक प्लास्टिड किस में उपस्थित है? प्लांट सेल में प्रेजेंट है। और एनिमल सेल में क्या है? एब्सेंट है।
एब्सेंट। किसके लवक किसमें प्रेजेंट है? प्लांट सेल में लवक प्रेजेंट है। दिमाग में लवक, लवक क्या करता है? कलर देने का काम करता है। पादपों में हरा रंग पाया जाता है तो प्लांट में तो उपस्थित हो गया, और एनिमल्स में हरा रंग हरित लवक थोड़ी पाया जाता, नहीं पाया जाता, तो क्या हो गया? उसमें अनुपस्थित हो गया। के बाद हम बात करते हैं पोषण का प्रकार। पोषण का प्रकार, या लिख लो इंग्लिश में इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का प्रकार। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं या दूसरों पर डिपेंड रहते हैं? स्वपोषी होंगे या विषम पोषी होंगे? स्वपोषी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। अब सोचो, प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं या दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं? खुद बना रहे हैं ना अपना खाना, तो पोषण का प्रकार कैसा है इसका? स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स इंग्लिश में कहेंगे। इंग्लिश वाले लिख लेना, इसको स्वपोषी को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और इसमें किस प्रकार का होगा? विषम पोषी, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, विषम पोषी। अब पोषण के प्रकार की बात हो गई, एक तो हो गया स्वपोषी और एक कैसा हो गया? विषम पोषी हो गया। अब फूड का स्टोरेज किस प्रकार से करते हैं? तो भोजन, हिंदी में बोलेंगे भोजन भंडारण। भोजन भंडारण, और इसको इंग्लिश में कहलाएंगे फूड स्टोर। फूड स्टोर। अब खाना किस रूप में स्टोर किया जाता है? पादप किस रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, लिपिड के रूप में करते हैं, या किसी अदर रूप में करते हैं? बताओ। तो प्लांट्स अपना भोजन जो इकट्ठा करते हैं ना, वो स्टार्च के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में। तो लिख लो, प्लांट अपना भोजन किस रूप में करते हैं? स्टार्च। और जबकि एनिमल्स, जंतु किसके रूप में करते हैं? हम लोग किसके रूप में करते हैं? किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन। किस रूप में करते हैं? ग्लाइकोजन। हो गया। भोजन भंडारण की बात की जाए तो किस किस रूप में हो गया? एक तो गया स्टार्च के रूप में, एक कैसा हो गया? ग्लाइकोजन के रूप में। स्टार्च के रूप में कौन करती है? पादप कोशिका। और जंतु कोशिका किस रूप में करती है? ग्लाइकोजन के रूप में। उसके बाद में भोजन भंडारण के बाद में हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मो डेस्मेटा, ये नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? प्लाज्मोडेस्मेटा, अभी तक तो दिख रहा है, ये तो यहाँ आ जाएगा। प्लाज्मोडेस्मेटा। अब प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? प्लांट में उपस्थित होता है या नहीं होता है? ये प्लाज्मोडेस्मेटा का कार्य है भोजन को इधर से उधर परिवहन करना। प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा क्या होता है? भोजन का परिवहन होता है। ये प्लाज्मोडेस्मेटा नामक संरचना केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, और जंतु कोशिका में प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? अनुपस्थित होता है। कि कैसी संरचना है, इसकी खोज किसने की, जिसको हम सब आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में बात की जाती है स्पेरोसोम। स्पेरोसोम लिख दो, या क्या लिख दो? ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर। सॉरी, ये हो गया 4 नंबर, और ये हो गया 5 नंबर। 6 नंबर प्लाज्मोडेस्मेटा तक हो गए। फिर बात करेंगे स्पेरोसोम। स्पेरोसोम, स्पेरोसोम का हिंदी में क्या बोलेंगे? वसा का संग्रहण। वसा का संग्रहण। तो वसा का संग्रहण कौन करता है? ये भी प्लांट्स ही करते हैं। तो वसा का संग्रहण कौन? स्पेरोसोम। किसके? स्पेरोसोम एक संरचना का नाम है, वो किसके अंदर उपस्थित होती है? प्लांट्स के अंदर उपस्थित होती है या एनिमल्स के अंदर? तो ये भी प्लांट्स के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर क्या होती है? अनुपस्थित होती है। आ गया यहाँ तक समझ में? अब इसको नोट डाउन कर लो। 4-5 चीजें और है उसके बाद में ये दो अंतर भी खत्म हो जाएंगे। 6 तो हो ही चुकी है। ये स्पेरोसोम दिखाई नहीं दे रहा? वसा, स्पेरोसोम।
हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे, ये खत्म होने के बाद में लास्ट क्या हो गया था, लास्ट हो गया था 6 नंबर तक स्पेरोसोम। के बाद हम बात करते हैं अगला, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन्हीं का अंतर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं ऊपर प्लांट सेल, और इस साइड में लिख देते हैं एनिमल सेल। कितने नंबर तक हमने पहले देख लिया था? 6 नंबर तक हमने पहले देख लिया था। 7 नंबर पे देखते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के आधार पर 7 नंबर पे हम क्या देख रहे हैं, कोशिका द्रव्य मतलब जो विभाजन होगा वो किस विधि द्वारा होता है। 2 प्रकार की विधियां हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं विदलन द्वारा, एक होती है कोशिका पट्टी द्वारा। तो 2 ही विधियां देखी जाती है, एक तो देखी जाती है कोशिका पट्टी द्वारा, एक देखा जाता है विदलन द्वारा। तो 7वां पढ़ रहे हैं हम विभाजन प्रकार। विभाजन को इंग्लिश में कहा जाता है डिवीजन, और प्रकार को कहा जाता है टाइप। अब विभाजन प्रकार याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पैसे प्लांट, पैसे पट्टी। तो कोशिका पट्टी विधि के द्वारा कौन करेगा? प्लांट्स। तो कोशिका पट्टी विधि, कोशिका पट्टी, कोशिका पट्टी विधि। और इसमें किसमें होगा? एनिमल्स के रूप में किसमें होगा? कोशिका पट्टी विधि, पैसे प्लांट, पैसे पट्टी। जबकि इसमें किसके द्वारा होगा? संकुचन, सेल संकुचन द्वारा, संकुचन द्वारा। कोई विदलन विधि, सब इसी के नाम है, जिसको हम और आगे अच्छे से जूम करके पढ़ लेंगे। अभी केवल अंतर की बात करें तो विभाजन का प्रकार एक तो कोशिका पट्टी द्वारा, डायरेक्ट याद रखना है, प्लांट का पूछ लिया जाए तो पैसे प्लांट और पैसे पट्टी। उसके बाद में बात करते हैं कोशिका विभाजन के बाद में हम बात करेंगे 8 नंबर पे विभाजन पट्टी विधि द्वारा हो गया। अब कोशिका द्रव्य में किस प्रकार का हो रहा है? अपकेंद्रीय प्रकार का हो रहा है या अभिकेंद्रीय प्रकार का हो रहा है? तो कोशिका द्रव्य अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय किसी को बताने की जरूरत है या पता है क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन, वो तो विभाजन का प्रकार हो गया। विभाजन कोशिका पट्टी विधि द्वारा तो होगा, लेकिन अपकेंद्रीय होगा या अभिकेंद्रीय, इसको भी याद करने के लिए पैसे है प्लांट, पैसे है पट्टी, और इसमें है अपकेंद्रीय। ये पया आ रहा है ना इसमें, इससे याद रखने की ये दिमाग में एक चीज सेट हो जाती है। कैसा है? अपकेंद्रीय विधि के द्वारा। जबकि इसमें किस प्रकार की विधि है? अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय। ये याद रह जाएगा कि प्लांट्स में पूछा जाए तो किस प्रकार का होता है? अपकेंद्रीय। इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है अपकेंद्रीय। और जबकि एनिमल्स में किस प्रकार का होता है? अभिकेंद्रीय। उसके बाद में ये हो चुके हैं 8 टॉपिक। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्लास्टिड, लवक। लवक की संरचना किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की नहीं होती है, ये सब कब डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास में।